समाचार.com में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रियंका चतुर्वेदी, यूबीटी की बड़ी नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। तो इनसे मौजूदा संसद सत्र एवं दूसरे मुद्दों को लेकर एक खास बातचीत। प्रियंका जी, संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। इस सत्र में सब एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। तो इसके लिए क्या, कैसे देखते हैं इसको? मैं मानती हूँ कि जो डिस्ट्रप्शन चल रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब अपने घरों से आते हैं, मैं मुंबई से आती हूँ, इस उम्मीद में कि पार्लियामेंट के माध्यम से मैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मैं उस पे चर्चा कर पाऊँगी। चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो। पर संसद चला नहीं है क्योंकि जो सत्ता पक्ष है, वो पूरी इस तैयारी से आई थी कि इस बार डिस्ट्रप्शन करेंगे ही। अदानी की बात कर लें, किसी की बात कर लें, हाउस एडजर्न हो रहा था। और ऐसे-ऐसे मुद्दे लाए जा रहे थे जो आज की परिस्थिति में लागू नहीं होते हैं। तो हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अगर सत्ता विपक्ष की भी ज़िम्मेदारी होती है सरकार चलाने की, उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। पार्लियामेंट डिस्ट्रप्शन ना हो और पार्लियामेंट में स्मूथ प्रोसेस चले और डिस्कशन, डिबेट, डिसेंट भी हो, पर फाइनल डिसीजन हो। संविधान पर बहस एक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर का समय दिया गया, लेकिन इसका जो मकसद था, क्या उसमें हम सफल हो पाए या ये बहस किसी दूसरी दिशा में चली गई? नहीं, बिल्कुल बहस किसी दूसरी दिशा में गई। जी, बात ये सच है कि हाँ, हमें 75 साल के इतिहास की बात करनी चाहिए, संविधान पे कहाँ-कहाँ गंभीर चोट पहुँची, कहाँ कोर्स करेक्ट करना है। पर ये ब्लेम गेम हो गया। आपने अंबेडकर जी के साथ कौन था, अंबेडकर जी के खिलाफ कौन था, फिर आपने नेहरू जी के बारे में कुछ कहा, फिर आपने इंदिरा जी को लेकर कुछ कहा, फिर कुछ टिप्पणियाँ दूसरी तरफ से आईं। हम चाहते हैं और क्योंकि हम लोग सांसद पहली बार बनकर आए हैं, अपनी मेहनत पे, अपने निष्ठा से बनकर आए हैं, हम उम्मीद कर रहे थे कि अगले 75 साल हम कैसे संविधान को मजबूत करेंगे उस पर चर्चा हो। पर एडिक्वेट समय मैं कहूँगी, एडिक्वेट समय तो ऐसा कोई हमें दिया नहीं गया था। मुझे तो सिर्फ 3 मिनट दिए गए थे जिसमें अपनी बात रखनी थी। और मैंने यही कहा था कि संविधान में जो-जो पार्ट्स हैं, हर पार्ट को चोट लगाने का काम केंद्र सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है और संविधान को कमजोर करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उस पर व्यापक चर्चा होनी ज़रूरी थी, जो नहीं हुई। प्रियंका जी, एक सवाल महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए, तो उसके बाद ये कहा गया कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना में जो हिंदुत्व को लेकर एक रूप प्रदान किया था, वो अब उद्धव के समय में एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। क्या इसका कुछ चुनाव पर असर? देखिए, एक चुनाव था लोकसभा, जहाँ पे ये कहा गया कि अब लेगेसी प्रूव हो गई है किसकी है। फिर चुनाव आया असेंबली इलेक्शन, वहाँ पे हाँ, हमारी हार हुई। पर ये बार-बार लगाना सॉफ्ट हिंदुत्व यानी देश का दुर्भाग्य ये है कि मीडिया भी जो सवाल पूछती है कि अगर हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ठेकेदार है? क्या ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग इन्हीं के साथ बने रहें तभी हम हिंदुत्ववादी हैं, इनके साथ हट जाएँ तो हम हिंदुत्ववादी नहीं हैं। तो बाला साहेब ठाकरे जी की जो सोच थे, जो विचार थे, हिंदू धर्म को लेकर, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो, चाहे वो हिंदुओं की रक्षा की बात हो, वो सब हम पूरी तरीके से उठा रहे थे। अभी भी उठा रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं पे चर्चा हो, क्यों सदन में चर्चा नहीं हो रही है? आपने पूरा सीएए का पे राजनीति की, आज सीएए के अंतर्गत उनको क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्यों आप उस पे चुप हैं? पर वो इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्यों भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीति तो पूरी कर रही है, उनको भारत रत्न से नहीं नवाज रही है? तो ये सवाल हम पूछते रहेंगे क्योंकि हम बीजेपी के साथ हैं या नहीं है सेकेंडरी, पर हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका सर्टिफिकेट हमें बीजेपी से नहीं चाहिए। हमें इंडिया गठबंधन एक है या नहीं, इसको लेकर पिछले दिनों काफी सवाल उठाए गए कि राहुल गांधी खासतौर पर अदानी के विषय को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो ममता बनर्जी उस पर साथ देने के लिए तैयार नहीं थी। सपा है तो वो संबल को लेकर आगे बढ़ रहे थे। और तो इन सब को लेकर कैसा देख रहे हैं इंडिया गठबंधन का आगे का भविष्य? नहीं देखिए, इंडिया गठबंधन अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टी एक साथ एक अम्ब्रेला के अंदर आई। अम्ब्रेला है इंडिया गठबंधन, जिसमें हम संविधान और प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ हैं, उनके रीजन्स के अलग-अलग मुद्दे हैं। तो वो एक साथ समावेश कर हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ऐसे नहीं हैं जैसे एनडीए गठबंधन है, आप बोलो हाँ तो हम बोले हाँ, आप बोलो ना तो हम करें ना। हम अपने-अपने विचार रख सकते हैं, मजबूती से रख सकते हैं, पर खूबसूरती इंडिया अलायंस की ये है कि जो डेमोक्रेसी होती है कि हर चीज़ में हम लोग हाँ में हाँ नहीं मिलाएँगे, तो उस पे व्यापक चर्चा होती है, हम साथ में हैं,
commitment to democracy and constitution is total. पिछले दिनों एक और लालू यादव ने ये कहकर कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, तो और उसके बाद कुछ और दलों ने भी किसी ने तो चुप्पी साध ली, किसी ने नपातुला जवाब दिया। आपकी पार्टी की तरफ से भी संजय राउत जी का बयान आया कि नहीं ठीक है, राहुल गांधी हैं और सभी पार्टियां मिल बैठकर सारे फैसले लेती, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब 2 इलेक्शंस में लगातार हार हुई, तो आत्मनिरीक्षण करने का ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में ऐसी सरकार को चुनौती देना, जो अपने आप में अहंकार से चूर है, जनता के मुद्दे नहीं सुन रही। और आपने हाल ही में देखा है जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में अमित शाह जी की तरफ से बयान आया है, कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं माफ़ी नहीं माँगते हैं, उनका अहंकार कायम है। तो ये जो चीज़ें हैं, हम कैसे स्ट्रांगली लड़ सकते हैं? तो उसमें किसी ने विचार रखा, ममता बनर्जी खुद जो हैं, वो एक सक्षम लीडर हैं, कैपेबल लीडर हैं। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है, लंबी लड़ाई लड़कर 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर बनी हैं। इतना झूठा प्रचार उनके खिलाफ किया गया, इतनी झूठी नैरेटिव्स फैलाए गए, इतना झूठा उनके बारे में न्यूज़ चलाई गई, इतने पैसे खर्च किए वेस्ट बंगाल को कैप्चर करने के लिए, फिर भी वो डटी रहीं। तो उससे हम मानते हैं कि कोई ऐसा सशक्त, मजबूत लीडर जो सबको एक साथ लेकर चल सके। तो हमारी सहमति तो है, पर ये डिसीजन जो होगा सारी सीनियर लीडरशिप का होगा, जब इंडिया अलायंस मिल बैठ कर बात करेगी। अच्छा, एक ईवीएम को लेकर सवाल उठता है कि अमूमन सत्ता पार्टी के लोग कहते हैं कि जब विपक्ष हार जाता है तो ईवीएम के सिर ठीकरा फूकता है, जब जीत जाता है तो चुप रहता है। क्या सभी पार्टियां इंडिया गठबंधन की ईवीएम को लेकर एक पॉइंट पर सहमत नहीं है? नहीं, मैं फिर से कहूंगी, हमारी बात, हम इंडिया अलायंस का मतलब ये नहीं है कि हम सब यूनिफॉर्मिटी में, कोरस में बात करें। वो एनडीए की विचारधारा हो सकती है कि 1 नेशन 1 वॉइस, 1 नेशन 1 लीडर, 1 नेशन 1 कार्ड, 1 नेशन 1 लैंग्वेज। वो हमारी विचारधारा नहीं है। ईवीएम को लेकर उद्धव साहब ने भी कहा था कि शायद लोकसभा में हम और भी सीट्स जीत लेते अगर ईवीएम की इधर-उधर नहीं होता। पूरा महाराष्ट्र अभी उत्तेजित है जब से विधानसभा चुनाव आए हैं। जनता में आक्रोश है, जनता गली-गली में प्रोटेस्ट कर रही है, इस रिजल्ट को चैलेंज कर रही है। और एक गांव में तो बात हुई कि हम बैलेट पेपर पे हम मॉक पोल रखते हैं, वो भी सरकार ने उस पे पाबंदी लगा दी। तो हमारा मानना यह है, खुद अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 80 से 80 सीट भी मैं जीत लूं, मैं फिर भी ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा। हेमंत सोरेन जी ने कहा है, भले ही मैंने सरकार बना ली है, पर मुझे लगता है मैं और सीट जीत सकता था अगर ये ईवीएम नहीं होता। तो जी हाँ, ईवीएम को लेकर जनता के मन में एक शंका है। एक ही तो उनके पास पावर है, पावर टू वोट। अगर उसको भी डाइल्यूट ईवीएम के माध्यम से कर दिया जाएगा, तो हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि इसकी जवाबदेही दें। डिसमिस कर देते हैं, जवाबदेही कहते हैं आकर हमें प्रूव कर दो। यानी मैं आपसे कहूं कि आपके घर पे चोरी हो जाए, पुलिस स्टेशन जाते हैं, कहते हैं हमारे घर में चोरी हो गई है, तो कहेंगे फोरेंसिक एविडेंस आप ले आइए, डीएनए सैंपलिंग आप कर लीजिए, अब बता दीजिए चोर कौन है, हम जाकर पकड़ लेंगे। इस तरीके से जवाब मिलते हैं। मैं मानती हूं कि ये दुखद है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो बिल आया है, वो टोटल, जैसे मैंने कहा, 1 नेशन 1 लीडर, 1 नेशन 1 वॉइस, 1 नेशन 1 लैंग्वेज की ही तौर तरीके से कि कैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, कैसे जो सत्ताधारी केंद्र में बैठे हैं वो और मजबूत बने रहे और सारे पावर लीवर्स उनके हाथ में हो। ये एंटी फेडरल स्ट्रक्चर है। 2 दिन पे संविधान पे बात करने के बाद सबसे बड़ा प्रहार तो क्या है, ये बिल लेकर आकर। दूसरी चीज मैं कहूंगी, एंटी फेडरल स्ट्रक्चर, एंटी डेमोक्रेसी, और जो ये सोल्यूशंस दे रहे हैं, ये सोचिए अगर इलेक्शन से 6 महीने पहले कोई सरकार गिर जाती है किसी राज्य की, तो उसमें 6 महीने के लिए वो चुनाव रखेंगे, 6 महीने का टर्म होगा, फिर से एक चुनाव होगा। आप एक्सपेंस समझ रहे हैं कितने? अभी तक हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं मिले हैं। लाखों करोड़ों के ईवीएम खरीदने पड़ेंगे, तब जाकर हर 15 साल में करीब 1.5 लाख करोड़ का खर्चा है ईवीएम और वीवीपैट्स बनाने का। सवाल ये नहीं है 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, सवाल पूरा आज इलेक्शन प्रक्रिया में है, इलेक्शन कमीशन में है। तो ये अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है, पर आपको ध्यान होगा जब वोटिंग हुई थी, खुद बीजेपी के 20 सांसद गायब थे। जी। पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि एक आयन ग्रिप रखती है, उनके खुद के सांसद मौजूद नहीं थे। कहा जा रहा है नितिन गडकरी जी को नोटिस दिया जाएगा, कहा जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को नोटिस दिया जाएगा कि वो कहाँ थे। कोई प्रधानमंत्री को भी नोटिस भेजे, वो भी गायब थे, वो भी बनारस के एमपी हैं। तो मैं कहूंगी कि वहां पे भी इनका जो 2/3 मेजोरिटी का सपना देख रहे हैं, उनकी खुद की पार्टी में कंसेंसस नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।